नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में थमा चुनाव प्रचार, आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। 8 मार्च को मतदान। नोटबंदी पर केंद्र और आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 31 मार्च तक पुराने नोट नहीं बदलने पर मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को। नस्ली हमलों के पीड़ितों को अमेरिका का जल्द न्याय का भरोसा। मामले की जांच करेगी एफबीआई। भारत ने दर्ज कराया विरोध। मुंबई आतंकी हमले के पीछे पाक स्थित आतंकवादी गुट। पाकिस्तान के पूर्व एनएसए का बयान। आतंकवाद के खिलाफ एशियाई देशों से एकजुट होने की रक्षा मंत्री की अपील। बेंगलुरु टेस्ट में शुरुआती झटके के बाद संभली टीम इंडिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 126 रन की बढ़त। लोकेश राहुल और चेतेश्वर पुजारा का अर्धशतक। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में 7वें दौर की 40 सीटों और मणिपुर में दूसरे दौर की 22 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उम्मीदवार अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से विधानसभा के लिए जारी चुनाव प्रचार सोमवार शाम थम गया। आखिरी दौर में 7 जिलों की 40 सीटों पर 535 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीएसपी सभी 40 सीटों पर मैदान में है। बीजेपी 32, समाजवादी पार्टी 31, आरएलडी 21 और कांग्रेस 9 सीटों पर मैदान में है, जबकि 139 सीटों पर निर्दलीय भी खड़े हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार वाराणसी कैंट में आमने सामने हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार केराकाट सीट पर हैं। मणिपुर में भी दूसरे दौर के लिए 22 सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। इनमें ज्यादातर सीटें पहाड़ी इलाकों की हैं। मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, एनपीएफ और वाम दलों समेत कुल 98 उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस दौर में कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री एबोवी सिंह सबसे अहम उम्मीदवार हैं, जो कि थौबल सीट से मैदान में हैं। यहाँ इरोम शर्मिला उन्हें टक्कर दे रही हैं। प्रचार का शोर थमने के साथ ही अब बचे आखिरी चंद घंटों में उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जौनपुर समेत कई जगहों पर रैली की और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए वोट मांगे। इस मौके पर दोनों ने केंद्र की नीतियों की तीखी आलोचना की। जौनपुर की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसान और मजदूरों से हमदर्दी जताते हैं, लेकिन लोन उद्योगपतियों का माफ करते हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनने पर युवाओं को खास तरजीह देने का वादा किया। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर, सबसे बड़े 50 परिवारों को लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। हमारी सरकार युवाओं की सरकार बनेगी। जौनपुर के मड़ियाहू में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी ने चुनाव में हार मान ली है। उन्होंने किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में कितना किसानों का कर्ज माफ कर दिया? हम पूछना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कितना माफ कर दिया, झारखंड में कितना माफ कर दिया, और महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको डांटता है। बताओ कितनी किसानों की मदद कर दी आपने केवल चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री जैसे वो आकर के गुमराह कर रहे हों। उधर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज मैं आप लोगों को पहले से ही एडवांस में ये बता देना चाहती हूँ कि बीएसपी के इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ ही अपनी अकेले ही
पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी दौर के लिए सोमवार को प्रचार खत्म हो गया। इस दौर में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रचार के आखिरी दिन किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि वही पार्टी है जो विकास कर सकती है। विरोधी पार्टियों की आलोचना करते हुए उन्होंने मौजूदा चुनाव में जीत का दावा भी किया। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की, जहां लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे रहे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी, उनके पैतृक आवास में कुछ वक्त गुजारा। इसके बाद रोहनिया की चुनावी सभा में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर जोर दिया और बीज, खाद, फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा जैसी योजनाओं का जिक्र किया। एक के बाद एक हमने ठोस कदम उठाए हैं और उस ठोस कदम का परिणाम ये है कि देश की कृषि की आवक, देश के किसान की आवक, उसकी आय डबल होगी, 2 गुना होगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राज्य की सत्ता में रही बीएसपी सरकारों ने किसानों की अनदेखी की। उन्होंने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो सरकारी नौकरियों में भेदभाव करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका है। पिछले 15 साल में एक पूरी पीढ़ी को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। भाइयों बहनों, अब हमारी पीढ़ियों को और तबाह नहीं होने देना। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कई चुनावी रैलियां की और विपक्षी पार्टियों की जमकर आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस दौर के चुनाव पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहायक संपादक अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, स्वागत है आपका। अरविंद जी, उत्तर प्रदेश में इस चरण के साथ ही मैं कहूं कि चुनाव प्रचार और वोटिंग का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी दौर कई मायनों में अलग है और आपने लंबे अरसे तक वहां पर पत्रकारिता की है, अलग अलग जिलों को समझा है। कैसे इस बार का चुनाव दिख रहा है? देखिए, जो है कविन जी, अगर 12 से आप तुलना करेंगे तो 12 में वो चरण जो है वो सबसे पहले वहां वोट पड़े थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बाद में पड़े थे, तो एकदम उसके उलट है। लेकिन ये जो 40 सीटें हैं ये बहुत मायने रखती हैं और एक पूरा का पूरा इलाका जो है वो आज भले जो है वो गरीबी से जूझ रहा हो, किसी समस्या से जूझ रहा हो या पिछड़ापन हो वहाँ, लेकिन एक दौर का वो हिंदुस्तान का सबसे संपन्न इलाका भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो वाराणसी से लेकर के आपका जो मिर्जापुर है या गाजीपुर, वो एक दौर का सबसे संपन्न इलाका रहा है। वो जब जो है गंगा का जलमार्ग से एक बड़े बंदरगाह तीनों होते थे और वो था, तो ये आज जो है प्राइम मिनिस्टर का इलाका है ये। इस नाते अगर आप देख रहे होंगे शायद ये पहला मौका होगा देश के इतिहास में जब कोई प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बात कर रहा हूँ, नरसिंह राव से लेकर के पूरे इतना बड़ा दौर रहा है, कोई प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में 3 दिन तक सिर्फ इसलिए रुका हो क्योंकि वहां अपने उम्मीदवारों को जिताना है। तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चुनाव और एक तरह से कहे कि चक्रव्यूह का आखिरी जो व्यू है उसको भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने या और पार्टियों ने भी किसी ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। और अगर आप इसका गणित देखेंगे, देखिए सोनभद्र जैसा जिला भी इसमें है जो हिंदुस्तान का अकेला जिला है जहाँ 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। बिहार की लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, उसके बाद मध्य प्रदेश की लगती है और इसके अलावा झारखंड की सीमाएं लगती हैं। वो ऐसा जिला है, नक्सल समस्या भी है वहाँ, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने वहाँ 3 सीटें ऐसी हैं जहां उन्होंने सवेरे 7 बजे से और 4 बजे तक वोटिंग की है। तो कुल मिलाकर के जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कहावत है कि ये जो तय कर देता है वो आगे ट्रेंड होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये उन दिनों में होता रहा होगा जब एक अलग गणित था जो है वहाँ का, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, जिसमें बीजेपी और जो कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूँ, इनको अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर आप पिछला चुनाव देखें तो उसमें जो है सिर्फ जो है बीजेपी और कांग्रेस जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पर थे। जो है 4 सीटें बीजेपी को मिली थी, 3 कांग्रेस को मिली थी और अभी भी 40 सीटों पर अगर कोई पार्टी लड़ रही तो बीएसपी है वहाँ।
बाकी सब जो है कम सीटों पर लड़ रहे हैं जो है। और इस बेल्ट में एक और भी जी, जैसे 2012 का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले अगर और 2007 में देखें, उससे पहले इस पूरी बेल्ट में जिस भी दल को जनता ने चुना उसको एक साथ लंबी संख्या दी है जी। ऐसा वजह क्या, एक लहर सी तैयार हो जाती है। हालांकि मैं उस इलाके में रहा 2-3 दिन, कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है, हर सीट पर अलग मुद्दा, लेकिन इसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि यहां से अगर 40 सीटें हैं तो ऐसा नहीं कि 10-10 सीटें सब में बढ़ जाएं, एक बड़ा हिस्सा एक के पास जाएगा और बाकी 10 सीटों में सभी दल होंगे। देखिए मुख्य रूप से क्या है कि ये खेती बाड़ी का इलाका है और वो ऐसे किसानों का इलाका है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे नहीं है। वहाँ कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो एक जिसको कहिए कि फसल का वाजिब दाम न मिलना और उत्पादकता जो है इधर से बहुत कम होना है। तो एक तो उत्पादकता कम है, दूसरा वाजिब दाम भी ना मिले, तो बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा इलाका है काफी बड़ा। और वो लोग जो ऐसे लोग हैं वो ज्यादा इमोशनल होते हैं और वो जिसके भाव में आ गए तो आमतौर पर, लेकिन धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ ज्यादा मेच्योरिटी आ रही है और वो आखिरी तक जो है खासतौर पर इतना आसानी से भापने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि मिर्जापुर जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है, अगर आप देखेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र का जो इलाका है वहाँ ट्राइबल है, वो भी इनोसेंट है, बहुत बार बहाव में आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो जब से ये मीडिया का अंदर तक घुसाव हो रहा है, जो नीचे तक जा रही है वो काफी ग्राउंड तक, तो स्थितियां बदल रही हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सवाल उठना, जैसे किसानों में सवाल उठ रहा है कि भाई आपने 2014 में वायदा किया था लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा, एमएसपी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, किसानों का मुद्दा है, वहाँ गन्ना किसानों का वैसा मुद्दा तो नहीं है लेकिन बाकी किसानों का मुद्दा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये है। दूसरी चीज जो है कि नोटबंदी भी एक मुद्दा है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जो हमारे कारोबार जो रहे हैं, वो चाहे जो है कालीन का सवाल हो या छोटे करघों का सवाल हो, साड़ियों का हो, तो इसमें एक बड़ी आबादी लगी हुई है, तो वो सब प्रभावित हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कुल मिलाकर के ये जो भावना में बहने वाले संवेदनशील लोगों का मुद्दा रहा है, शायद जो है बदले, जो शायद वो बदले या जो है कोई एक नया दिशा दिखाने की कोशिश करे। लेकिन ये बात आपकी सही है कि वहाँ जो है एक तरफा होता रहा है, ये इस बार का देखना है, देखना दिलचस्प होगा। और मणिपुर में भी एक आखिरी फेज है जी, क्या एक नया एक अलग फैक्टर इस बार दिखता है मणिपुर में जो आपको लगता है कि शायद चौंका सकता है या थोड़ा सा मैं कहूं कि मामले को और ज्यादा रोचक बताता है? देखिए मणिपुर में जो है एक नई ताकत के रूप में उभरी है इरोम सर्मिला, उन्होंने, लेकिन उनका एक सिंगल एजेंडा है, लेकिन वो सिंगल एजेंडा क्या मणिपुर के मतदाताओं को लुभा पाएगा? क्योंकि जो है सशस्त्र बल अधिनियम को खत्म करना, अफसर को लेकर जो है वो भारत सरकार का विषय है, वो राज्य सरकार का विषय नहीं है। और पूरे पूर्वोत्तर को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां ये खत्म हुआ है, लेकिन ये खत्म होने में बहुत वर्ष लग गए हैं। और जो मुख्यमंत्री है माणिक सरकार, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। तो मुझे लग रहा है मणिपुर में एक तमाम मुद्दों के बीच में एक मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो है वहाँ के लोग इरोम को कितना समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका भी जो अभी तक जो प्रकट रूप में जो दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि नहीं वो चुनाव लड़ रही हैं और पूरी नेशनल मीडिया और पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है उनकी तरफ निगाह रखी हुई है। तो उस हिसाब से बहुत रोचक होना चाहिए उस चुनाव को। बिल्कुल, जो आंदोलन में समर्थन था क्या वो वाकई राजनीति में उनके साथ खड़ा होगा, ये भी बड़ा सवाल होगा। बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पीड़ित परिवारों को दिया न्याय का भरोसा, अमेरिकी प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने माना है कि मुंबई आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन का हाथ था। उन्होंने दिल्ली में एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात कही। सेमिनार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकवाद को गंभीर खतरा बताते हुए एशियाई देशों से इसके खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। 19वें एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। भारत कई दशकों से प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है। उन्होंने एशियाई देशों की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत बताई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के जल्द अनुमोदन की भी मांग की गई।
Afghanistan and India have been victims of this proxy war for decades now. This is why its framing of CCIT, India has included within its ambit action against entities that fund terror groups, propagate terrorist ideologies and provide safe haven to terrorists. सेमिनार में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने कहा कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले को पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था। उन्होंने हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की वकालत भी की। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. सेमिनार में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद हनीफ अतमर ने कहा कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है और पाकिस्तान से सटे सीमाई इलाकों में सबसे ज्यादा आतंकी ठिकाने मौजूद हैं। 19वें एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस साल का थीम कॉम्बैटिंग टेररिज्म इवॉल्विंग इन एशियन रिस्पॉन्स है और इसका आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को चलन से बाहर किए गए नोटों को 31 मार्च तक जमा न कराने को लेकर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने वादे के मुताबिक 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने की समय सीमा 31 मार्च तक नहीं बढ़ाई है और इसके लिए 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन और आरबीआई की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 10 मार्च को रखी है। गैंगरेप के आरोप में फंसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। फरार चल रहे प्रजापति ने याचिका में मामले को राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन अदालत ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा। 17 फरवरी को अदालत ने एक महिला की शिकायत पर यूपी पुलिस को मंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने प्रजापति की संपत्ति कुर्क करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच इस मामले में आरोपी चंद्रपाल ने अमेठी में सरेंडर कर दिया। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र का आगाज आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ हुआ। इसमें केजरीवाल सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई गईं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पहले अभिभाषण में दिल्ली सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष में 8.34% की दर से बढ़ी है। साथ ही दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का जिक्र किया। मेरी सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांगता एवं विधवा पेंशन को प्रतिमाह 1000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्र में सुधार पर जोर देने की बात कही। एजुकेशन और हेल्थ हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमने देश के बच्चों को पढ़ा दिया और लोगों को स्वस्थ कर दिया तो ये लोग आगे बढ़ के देश का बहुत विकास कर सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है। पूरे अभिभाषण में न किसी नए फ्लाईओवर, दिल्ली में इतना कंजेशन है सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर के या ट्रैफिक पब्लिक लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी को लेकर के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कहीं कोई किसी भी प्रकार का विजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 7 मार्च को होगी। 10 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार 8 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए हैं। इससे पहले विशेष विमान में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आपसी संपर्क, मुक्त समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर अहम चर्चा होगी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जकार्ता पहुंचे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री रेमिजार्द रेकुडो ने उनकी अगवानी की। इससे पहले विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यात्रा के दौरान मुक्त समुद्री व्यापार और नौवहन पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। Most important thing is that
For RIM countries to be able to cooperate with each other, they need safety and security. But we not only that, we'll move on to other things like blue economy, which has enormous potential and has barely been touched upon. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंद महाक्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अहम भूमिका है। RIM countries on oceans have certain common areas of interest and certain places where concerns can be addressed for exchange of ideas and demarcation of areas of cooperation. 2 दिन IORA बैठक के दौरान 4 दस्तावेज पेश किए जाएंगे। इसमें सहमति पत्र, कार्य योजना, आतंकवाद से मुकाबला करने से जुड़ा घोषणा पत्र शामिल है। इसके अलावा सतत आर्थिक विकास के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को भी जारी किया जाएगा। अपर्णा पारेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अमेरिका में हो रहे भारतीयों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत के राजदूत नवतेज सरना ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर हमले को लेकर चिंता से अवगत कराया। इस बीच अमेरिका ने पीड़ितों को जल्द न्याय का भरोसा दिया, साथ ही मामले की जांच FBI को सौंप दी। अमेरिका ने भारतीयों पर हुए नस्लीय हमलों से जुड़ी घटनाओं के पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। साथ ही भारतीय मूल के सिख व्यक्ति को गोली मारने की घटना की जांच का जिम्मा FBI को सौंप दिया गया है। FBI ने इस संभावित नफरत से प्रेरित अपराध की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज सरना ने हरनिश पटेल और दीप राय से जुड़ी घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश विभाग से मुलाकात की। नवतेज सरना ने ऐसी घटनाएं रोकने और भारतीय समुदाय की रक्षा की जरूरत पर बल भी दिया। इधर भारत में अमेरिकी राजदूत मैरी के लॉस कार्लसन ने हमलों को लेकर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ितों के जल्द ठीक होने की कामना की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कारोबारी हरनिश पटेल की हत्या और सिख युवक पर हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका में इन हिंसक घटनाओं को लेकर भारतीय समुदाय में भय का माहौल है। And we feel that America is a great country, but there are some fringe elements who have now come out and they are trying to create this fear and hate among communities and against minorities. This needs to be tackled severely, strongly, and immediately. We cannot wait. The country needs leadership in the terms of this moment when there's a lot of attacks on the immigrants, and this moment is a little bit scarier than the 9/11. कंसास में श्रीनिवास कुचिबोटला की हत्या और साउथ कैरोलिना में भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या के बाद हाल के दिनों में हिंसा की ये तीसरी घटना थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जाने माने समाजवादी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का आज कटक के मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वो 90 बरस के थे। वो लंबे समय से बीमार थे। रवि राय का जन्म ओडिशा के खुर्दा जिले के भांडागढ़ में 26 नवंबर 1926 को हुआ था। 1967 में चौथी लोकसभा के लिए और पूरी सीट से वो सांसद चुने गए। 1974 में वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने। 1989 में वो 9वीं लोकसभा के लिए ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट से चुने गए और सर्वसम्मत से सदन का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही वो राष्ट्रमंडल स्पीकर्स फोरम के भी अध्यक्ष रहे थे। बेंगलुरु टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 213 रन बना लिए। चेतेश्वर पुजारा 79 रन बनाकर, जबकि अंजित रहाणे 40 रन बनाकर क्रीज पर हैं। सीरीज में पहला मौका है जब टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंचा। फिलहाल भारत 126 रन आगे है और इससे पहले भारत के 189 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 276 रन पर सिमट गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।